दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस तरह की देश की जो राजनीति हो रही है, उसमें विभिन्न तरह के पड़ाव हमें इस समय देखने को मिल रहे हैं। लगातार संसद में जिस तरह से विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन रहा है और उन्हें जिस तरह से निलंबन किया गया है, वह भी भारतीय राजनीति के इतिहास में बताया जाता है और संसदीय इतिहास में कि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इतने सांसदों का निलंबन कभी नहीं हुआ है। उसी प्रकार सत्ता पक्ष की अपनी जो बातें हैं कि उनका कहना है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है और वहीं विपक्ष गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री का जवाब मांग रहा है कि जो संसद में जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई। उसके साथ इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें इस समय राजनीतिक गलियारों में है। इंडिया गठबंधन जो इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है और अपने जो गठबंधन का विस्तार है उसको देने की कोशिश कर रहा है और साथ ही गठबंधन के जो तमाम सहयोगी हैं सभी के बीच में एक ऐसे एकता की बात भी की जा रही है कि सभी एक दूसरे का पूर्ण समर्थन अपने अपने राज्यों में करें। और साथ ही एक बड़ा सवाल और सामने निकल के आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बड़ी भूमिका है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। ऐसे में तमाम कयास भी कहीं न कहीं लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी भविष्य में इंडिया गठबंधन का सहयोगी हो सकती है। हालाँकि इसमें अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, उनका इसमें सीधा-सीधा एक प्रश्न उन्होंने इंडिया गठबंधन में पूछा जो बताया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी से क्या गठबंधन के किसी सहयोगी की बात हो रही है? तो उसमें उसका खंडन किया गया, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। लेकिन कल मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिसने राजनीति को दोबारा से गरमा दिया है। तो उन्होंने जिस तरह की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि सब कुछ संभव है और कोई भी एक-दूसरे के ऊपर टीका-टिप्पणी ऐसे ना करे, क्योंकि कब किसको ज़रूरत पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस तरह के तमाम सवाल राजनीति में उठ रहे हैं, उन सब बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राकेश चाचल जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी जानते हैं राकेश चाचल जी बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं भारतीय पत्रकारिता के जगत के और किसी परिचय के मोहताज नहीं और विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप उन्हें सुनते हैं, उन्हें देखते हैं, उनका विश्लेषण बहुत ही सारगर्भित तरीके से हमेशा रहता है। मैं पुनः उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो राकेश चाचल जी, चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कि भारतीय राजनीति के जो आज का कालखंड चल रहा है, वर्तमान का जो दौर चल रहा है, उसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? किस तरह से उसको आप देखते हैं कि जो राजनीति है, उतार-चढ़ाव जिस तरह से आ रहे हैं, वह क्या दर्शा रहा भविष्य की राजनीति को? धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, जहाँ तक सवाल है भारतीय राजनीति का, तो उससे पहले हमें भारतीय संसद की बात करनी पड़ेगी। भारतीय राजनीति के अमृत काल से तो हम गुजर चुके हैं, लेकिन भारतीय संसद का अमृत काल 2 साल बाद शुरू होगा, 2024 में 25 में बल्कि। क्योंकि 1953 में हमने 52 में पहला चुनाव लड़ा था। तो उसके बाद से लगातार हम प्रगति की ओर बढ़े हैं। हमारी संसद लगातार समृद्ध हुई है और उसने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े लोगों के बाद देश के नवनिर्माण में सक्रिय भागीदारी करने वाले सांसद हमें दिए। लेकिन ये पहला मौका है 17वीं संसद में कि एक बहुत बड़े हिस्से को 146 सांसदों को आपने पूरे सत्र से निलंबित कर दिया। ये भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाना चाहिए और बल्कि इस पर सोच की जरूरत है कि ऐसी क्या नौबत आई कि सत्ता पक्ष ने, और सत्ता पक्ष तो नहीं कहेंगे, पीठासीन अधिकारियों ने, जो कि किसी दल के नहीं होते हैं, जो पूरे सदनों के संरक्षक होते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो ये हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता पर एक तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या हम पिछले 7 दशकों में इस लायक नहीं हुए कि संसद का की गरिमा को बनाए रख रख सकें। और दूसरे हमारे पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि पीठासीन अधिकारियों ने पूरे शीत सत्र में, मैं तो लगातार लाइव टीवी देखता हूँ जब संसद की कार्रवाई चलती है, तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि विपक्षी सांसदों से बातचीत की हो, उन्हें मनाने की कोशिश की हो, उनके खिलाफ मार्शल का इस्तेमाल किया हो। सीधा सीधा एक अदृश्य डिक्टेशन उनके पास होता है कि कार्रवाई शुरू हुई और किसी ने कुछ बोलना शुरू किया और सदन की कार्रवाई अवकाश 2 घंटे के लिए स्थगित, 4 घंटे के लिए स्थगित। और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है प्रशांत जी कि जब 146-43 सांसद सदन में नहीं होते हैं, तब आप देश के महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पारित कराते हैं और अपनी किसी एक खास योजना के तहत अपने मंतव्य को पूरा कर लेते हैं। तो इससे हमें बचना पड़ेगा और इससे सिर्फ सांसदों का ही ये दायित्व नहीं है, ये देश की जनता का दायित्व है कि जब वो 18वीं संसद अगले 2 महीने बाद चुनने जा रही है, तो कैसे लोगों को चुने।
तो अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ ये आज़ादी का तो अमृतकाल है, लेकिन संसदीय इतिहास का विषकाल है और इस विषकाल को उसी विष से मुक्त कराने की कोशिश करने की ज़रूरत है। प्रशांत। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चुनौती है संसदीय परंपरा के लिए भी कि किस तरह से वहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है, किस तरह से चलाई जा रही है। और इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से जो विपक्षी दलों का जो प्रदर्शन है, जो संसद के बाहर भी होता रहा है और लगातार सड़कों पे विपक्षी दलों के नेता या उनके कार्यकर्ता लगातार इसको लेकर विरोध सब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी से जुड़ा हुआ है विपक्षी गठबंधन की जो बैठक हुई है, इंडिया गठबंधन। जिस तरह से वहाँ पे एकता की बातें की गई, सीटों के बँटवारे की चर्चा है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपस में एक सहमति बना ली है। अगर हम देखें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जैसे मैंने बात की, तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, इन दोनों की जो भूमिका है, आने वाले चुनाव में किस तरह से आप देखते हैं? और इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से दोनों को साथ लेना ज़्यादा बेहतर है उनकी राजनीति के हिसाब से या इनमें से कौन-सा दल ज़्यादा मुफ़ीद है उनकी राजनीति के लिए? प्रशांत जी देखिए, मैं जो हम भविष्य की राजनीति की बात कर रहे हैं उसके पहले वर्तमान की राजनीति में देखें तो पिछले 1 दशक में इस देश में जो गैर कांग्रेसवाद की आंधी चली है, इससे पहले गैर भाजपावाद की आंधी चलती थी। तो अब उस आंधी में विपक्ष लगभग लगभग उखड़ सा गया है। 146 लोगों को आपने संसद से बाहर कर दिया और पूरा देश पिछले 72 घंटे से इंतजार कर रहा है कि विपक्ष कोई कदम उठाए। अब सुना है कि आप प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, लेकिन ये इससे पहले अगर आपको एक तरफा तानाशाही की ओर, फासिज्म की ओर ले जाती कोई पार्टी दिखाई दे रही है, तो उसका प्रतिरोध तो सड़कों पर बहुत पहले से होना चाहिए था। और आज जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है, पहले यूपीए होता था, इसकी ये व्यवस्था किसी कांग्रेस की व्यवस्था नहीं है, ये पूरे विपक्ष की व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इसी राज्य से आती हैं, तो यहाँ पर तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें इंडिया गठबंधन में झक मार के आना पड़ेगा, क्योंकि उनके वजूद का संकट है। अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी तो पहले से है ही, अगर बहुजन समाज पार्टी ये गलती करती है कि वो इस गठबंधन से अलग रहती है और भारतीय जनता पार्टी का खुल के समर्थन भी नहीं करती है, तो अभी उसकी सदन में 1 सीट है, आने वाले चुनाव में शून्य पर पहुंच जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप फासिज्म से लड़ना चाहते हैं, अगर आप तानाशाही प्रवृत्ति से लड़ना चाहते हैं, तो आपको इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि बहन मायावती, जो पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित हैं, बोल नहीं पा रही हैं, बदनाम हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर, तो ऐसे में ये सुनहरा मौका है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हों। और उत्तर प्रदेश से अगर भारतीय जनता पार्टी को ये इंडिया गठबंधन उखाड़ लेता है, जिसमें निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की ही भूमिका बड़ी होगी, बहुजन समाज पार्टी की भी हो सकती है, कांग्रेस की स्थिति वहाँ उतनी गंभीर नहीं है। तो ये एक स्वर्ण अवसर है जो देश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। इसमें जो चूक जाएगा वो चौहान नहीं कहलाएगा राजनीति का, उसे फिर उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक कहा आपने कि कहीं न कहीं विपक्षी दलों के लिए भी एक बड़ी मतलब अवसर है कि किस तरह से वे अपनी भूमिका को तय करते हैं आगामी चुनाव के लिए, आगामी राजनीति के लिए। और जैसा आपने कहा कि पार्लियामेंट को लेकर भी आपने बात कही कि किस तरह से वहाँ पे सत्ता पक्ष का व्यवहार है या पीठासीन अधिकारियों का व्यवहार है। तो इस तरह की जो राजनीति देश में इस समय हो रही है कि जहाँ केवल जो हम कह रहे हैं वही ठीक है, जो दूसरा कह रहा है, असहमति के स्वर जिसे कहते हैं, असहमति के स्वर को हमें सम्मान देने की परंपरा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा कही जाती है। लेकिन जिस तरह आजकल असहमति के स्वर को ऐसा बताया जाता है कि पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया है हमसे असहमति असहमति जताकर। तो ये क्या मतलब राजनीति की दिशा किस तरह से तय कर रहा है ये सब चीज़ें? प्रशांत जी देखिए, राजनीति में और खासतौर पर लोकतंत्र में असहमति का बहुत बड़ा विशेष स्थान है। असहमति से लोकतंत्र लगातार परिपक्व होता है और एक नई रास्ते हमको खुलते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में, बल्कि ये अभियान तो बहुत पुराना है, ये अभियान तो पिछले 50-60 साल का है, लेकिन 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता के सूत्र आए हैं, तब से इस अभियान ने गति पकड़ी है कि अगर आप सत्ता के साथ नहीं हैं, अगर आप असहमत हैं, तो आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आपको लांछित किया जाएगा और आपको सबसे बड़ी बात है कि समाज में अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की जाएगी। विपक्ष के साथ यही हुआ है। सत्ता पक्ष ने पिछले 10 साल में अपने कार्यक्रमों से, अपनी नीतियों से विपक्ष को लगातार अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की और दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष इस कोशिश में इस कोशिश के खिलाफ खड़े होने में थोड़ा कमजोर साबित हुआ। हालांकि कांग्रेस ने अपने कई
कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जनता के मुद्दों को उठाया और 5 राज्यों के अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें भी सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आए, क्योंकि वो जनता के दिमाग पर जो भक्ति भाव का एक आवरण चढ़ गया है और जो उसकी दृष्टि में एक धुंधलापन आ गया है, उसको दूर नहीं कर पाया है। और अब ये मौका है, क्योंकि ये एक तरह से बड़ी गलती, पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है सत्ता पक्ष ने 146 सांसदों को निलंबित करके। तो ये मौका है कि विपक्ष इस अवसर पर जनता के बीच जाए, जनता को समझाए कि देश की राजनीति को कैसे डिरेल किया जा रहा है, पटरी से उतारा जा रहा है। तो देखिए शायद कुछ ना कुछ इंडिया गठबंधन इस दिशा में आगे बढ़े। जी, जी, जी। तो जैसे 5 राज्यों की आपने बात की चुनाव की, अगर 5 राष्ट्रों के चुनाव परिणाम की हम बात करें, उसमें 3 में बीजेपी जीत गई और 1 में कांग्रेस और 1 में वहाँ के क्षेत्रीय दल मिज़ोरम में। और साथ ही कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो लगभग 40% के आसपास इन राज्यों में कहा जा रहा है कि लगभग उन्होंने इतना होल्ड किया है 40% के आसपास। और टोटल मत प्रतिशत भी पाँचों राज्यों के जो काउंटिंग मतलब बताते हैं 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा हासिल किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो नैरेटिव है, क्या कांग्रेस उसको नैरेटिव बनाने में कितना सफल हो रही है या अभी उसे और कोशिशें करनी पड़ेंगी अपने पक्ष में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए? ये चुनाव परिणाम बताते हैं कि कांग्रेस की जो कोशिशें हैं वो थी तो सही दिशा में, लेकिन आधी अधूरी कुछ रहती। इसी की वजह से जो परिणाम आपको तेलंगाना में मिला वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पाया, वो मध्य प्रदेश में नहीं मिला, वो राजस्थान में नहीं मिला, जबकि अधिकांश एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ताच्युत हो जाएगी या सत्ता में नहीं आ पाएगी। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से कांग्रेस के हाथ में आई सत्ता की थाली को छीन लिया। किसी को भी यकीन नहीं था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये परिणाम आएंगे। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन परिणाम बदले गए। अब इसमें मशीन की भूमिका है, इसमें सरकार की भूमिका है, इसमें जनता की भूमिका है। ये विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को, क्योंकि वो विपक्ष का सबसे बड़ा दल है, अपनी रणनीति में और सुधार करना पड़ेगा और आक्रामक होना पड़ेगा और जनता के मुद्दों को और उग्रता से उठाना पड़ेगा। तब शायद हो सकता है कि उसे आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें कामयाबी हासिल हो जाए। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कांग्रेस को और एक्सरसाइज़ करने की आवश्यकता है और ज़्यादा जागरूक होने की और आवश्यकता है कि लोगों से कैसे वो कनेक्ट करें। अच्छा इसी कड़ी में कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी जल्दी ही शुरू होने वाली, जनवरी में शायद प्रस्तावित है वो। और जैसे भारत जोड़ो एक जो पहला पार्ट था भारत जोड़ो यात्रा का उसमें कांग्रेस को सफलता ही मिली और जो राहुल गांधी का जो एक कहते हैं ना एक नया एक नया एक अवतार एक तरह से राहुल गांधी का सामने आया कि किस तरह से लोगों से जो उन्होंने जुड़ाव किया, संवाद स्थापित किया। तो भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव कांग्रेस पार्टी पे आप देखते हैं और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो आगामी लोकसभा चुनाव के बिल्कुल नजदीक में शुरू की जा रही है, इसका किस तरह से आप परिभाषित करें? किस तरह से इसको आप देखते हैं? प्रशांत जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला चरण था वो बहुत राजनीति में उदासीनता को दूर करने वाला चरण था। हमेशा से भारत की राजनीति ऐसी राजनीति रही है, जनता से सीधे संपर्क की राजनीति रही है और भारत के लोकतंत्र ने हमेशा ये प्रमाणित किया कि जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकारें और व्यवस्थाएं यहाँ पर कायम होती रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी तो अभी सत्ता में आई है, इसके पहले से कांग्रेस जनता से दूर हटती गई। उसका डे टू डे जो संपर्क था, वो जनता से कम हुआ और उसका इसका सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने अपने संगठन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के पास 2 दर्जन से ज़्यादा अनुषांगिक संगठन हैं, ऐसे संगठनों की कांग्रेस में नितांत कमी है। जो 2-3 संगठन थे भी वो अब कागजी संगठन हो गए हैं, कांग्रेस सेवा दल का आता पता नहीं है, किसान संगठन जो कांग्रेस का था उसका आता पता नहीं है, युवा संगठन है लेकिन वो उतना सक्रिय दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में जब संगठनात्मक तो दृढ़ता आपके पास नहीं है, तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन कोशिश अच्छी हुई थी, पहले चरण में बड़े अच्छे नतीजे निकले, जनता बहुत तेजी से जुड़ी, जनता चाहती है कि वो अपने नेता के नज़दीक पहुँचे। लेकिन अभी तो दुर्भाग्य है कि 10 साल में नेता जनता तो दूर, हम पत्रकार और यहाँ तक कि चुने जनप्रतिनिधि नेता के नज़दीक नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसे में अगर ये दूसरा चरण शुरू होता है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ अकेले कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को भी मिल सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में केवल कांग्रेस अकेली न चले,
इंडिया गठबंधन के जितने सदस्य हैं, वो अपने-अपने राज्यों में, अपने-अपने इलाकों में भी इस यात्रा को उसी मजबूती से निकालें, उससे जुड़ें, तो निश्चित तौर पर इसके सुखद परिणाम आ सकते जी, जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो विभिन्न जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, वह भी अपने-अपने राज्यों में इसमें शामिल हो या रायता निकालें। तो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जो गठबंधन की जो बैठकें हो रही हैं, तो नेताओं का तो इसमें नेता शामिल हो गए हैं, उन्होंने आपस में बातचीत की है। लेकिन जो कार्यकर्ता है या इनका जो मतदाता है, उसको जोड़ने के लिए क्या इस तरह की यात्राएँ मतलब मुफ़ीद हो सकती हैं? कि कार्यकर्ता भी साथ में जुड़ें, दोनों सभी पार्टियों के सभी जो मतदाता हैं, उसको मैसेज दें कि हम सब एकजुट हैं और समय के दृष्टिकोण से आपको मतलब क्या लगता है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए इस तरफ? हैं। देखिए प्रशांत जी, इस समय बहुत कम बचा है। भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे चुनाव की तैयारी में रहती है, लेकिन विपक्ष के पास शायद ऐसा मैकेनिज़्म कोई है नहीं। तो कम समय में अगर इंडिया गठबंधन के नेता और नेताओं के साथ-साथ ज़मीनी कार्यकर्ताओं के भी दिल मिल जाएँ और वो इस अभियान को समझ लें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाए बिना देश की राजनीति को दोबारा पटरी पटरी पर नहीं लाया जा सकता। देश के जो राजनीति के मूल्य हैं, धर्मनिरपेक्षता के, सांप्रदायिक सद्भाव के, इनको वापस बहाल नहीं किया जा सकता। तो ये जैसे ही जनता की समझ में आएगा, इन विपक्षी गठबंधन के सदस्य दलों के कार्यकर्ताओं की समझ में आएगा, तो निश्चित तौर पर समय भले ही कम हो, लेकिन ये इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक बार अगर जनता के मन में ये बात घर कर जाए कि हाँ, वो गलत रास्ते पर राजनीति को ले जा रही है सत्तारूढ़ पार्टी, तो हो सकता है कि वो अपने कदम वापस मोड़ लें। जी, जी, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी आवश्यक है कि कार्यकर्ता का समन्वय बने आपस में और साथ ही ऐसे कौन-से मुद्दे आप देखते हैं कि जो सत्ता पक्ष को चुनौती बन सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं महँगाई, बेरोज़गारी की बात तो बहुत होती है। लेकिन आम आदमी का जो एक रोष कह दीजिए या समर्थन विपक्षी दलों के साथ होना चाहिए इन मुद्दों पर, वह दिखाई नहीं देता है। क्या विपक्षी दल उस चीज़ को आम आदमी से जोड़ने में मतलब विफल साबित हो रहे हैं? नहीं देखिए, विपक्षी दल विफल तो साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि जिस तारत्व से, जिस एग्रेसिवनेस से विपक्षी दलों को मुद्दों को उठाना चाहिए, वो नहीं उठा जा पा रहे हैं। अब जैसे जाति जनगणना का मुद्दा है, जाति जनगणना के मुद्दे पर नेता बोलते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता या दूसरे स्तर के जो नेता हैं, राज्यों के नेता हैं, वो उस आक्रामकता से इस बात को नहीं उठाते। ये विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव में साबित हो गया है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी या दूसरी नीतियों को लेकर आगे चल रही है, ऐसे ही अगर प्रतिपक्ष अपनी गारंटियों को प्रभावी ढंग से जनता के बीच में ले जाए, तो परिणाम आते हैं। कर्नाटक में आए हैं, तेलंगाना में आए हैं, उससे पहले हिमाचल जैसे छोटे राज्य में भी आए हैं, तो पूरे देश में भी आ सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप एकनिष्ठ होकर के जनता के बीच पहुंचे, जनता को ये लगे कि इन गठबंधन में दरारें हैं, इनमें एकता का जो भाव है वो सामने मुखर होके आना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो एकता का भाव है वो भी इस दूर होना चाहिए और सामने मतलब एकता स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए और मुद्दों को लेकर ज़्यादा सक्रिय रूप से इन्हें भाग लेना पड़ेगा। और जैसे कि एक साथ में बात आती है मतलब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी हमेशा कहती है कि हाँ, तो नरेंद्र मोदी के सामने आपका चेहरा कौन है, विपक्ष का चेहरा कौन है? और उसको लेकर जब ममता बनर्जी का जो प्रस्ताव की बात की जा रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। तो ऐसे में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको मतलब कहते हैं बड़े विनम्रता से बाद में उन्होंने उसको कहा कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि चुनाव से पहले चेहरा तय होना चाहिए या चुनाव के बाद जो गठबंधन अपना चेहरा अगर सत्ता में आते हैं वो जब तय करें, तो कौन-सा बेहतर विकल्प है विपक्षी दल गठबंधन के लिए? देखिए प्रशांत जी, देश में गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है, तब से हम लोग देख रहे हैं। आपातकाल के पहले देश में गठबंधन की राजनीति में उतने प्राण नहीं हुए, प्रयोग हुए थे 1967 के आसपास। लेकिन आपातकाल के बाद जनता दल बना, जनता दल बिखरा, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी और यूपीए और एनडीए गठबंधन बने। तो गठबंधन की राजनीति में बेहतर होता है कि आपका नेता का चेहरा जनता के सामने हो। लेकिन अगर चेहरा नहीं भी है, अगर आपके पास कार्यक्रम है, तो जनता पहचान लेती है कि आपका चेहरा कौन होगा। देखिए, नरसिम्हा राव जब चुनाव में प्रधानमंत्री बनाए गए, तो वो चुनाव में चेहरा नहीं थे, चुनाव में चेहरा कोई और था।
ऐसे ही अगर इस चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन अपना नेता तय कर ले, वो कन्वीनर भी तय कर लेगा ढंग से किसी प्रभावी नेता को, तो भी बात बन सकती है। और ये एक बड़ी लोकतांत्रिक बात है कि चुने हुए लोग ही अपने नेता चुनते हैं। पहले से किसी का चेहरा दिखा के व्यक्ति पूजा कराने का कोई अर्थ लोकतंत्र में नहीं होता है। फिर भी अगर ये कोशिश हो जाए कि खरगे साहब के नाम पर पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो जाए, तो निश्चित तौर पर इसके सफल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो अनुसूचित जाति की है, जो जो पिछड़े वर्ग की है, जो चाहती है कि सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़े। तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि इंडिया गठबंधन क्या करता है, किस चीज़ को ज़्यादा मुफीद समझता है। लेकिन बेहतर तो यही हो कि वो चेहरा अगर पेश करें जनता के सामने, तो जनता को फैसला करने में आसानी हो। जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा कि चेहरा देखकर जनता को फैसला करने में आसानी होती है। तो इसमें अगर दलित राजनीति की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, तो उससे दलित राजनीति भी प्रभावित हो सकती है क्या पूरे देश के अंदर? देखिए, दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के 50-55 साल के कार्यकाल में जिस ढंग से राजनीति में अलग-अलग जातियों के नेताओं को स्टॉलवर्ड बनाया गया था, वो आपातकाल के बाद से खत्म हो गया। अब किसी भी दल के पास जातीय नेता तो राष्ट्रीय छवि का तो कोई नहीं है। तो ऐसे में अगर खरगे साहब को पुनः दलित नेता के रूप में प्राण प्रतिष्ठित किया जाए और देश की दलित आबादी को ये विश्वास दिलाया जाए कि ये जो कुछ कोशिश हो रही है बहुत ईमानदारी के साथ हो रही है, इसमें राजनीति से ज़्यादा सामाजिक समीकरण है, तो निश्चित तौर पर परिणाम आएंगे। और खरगे साहब निर्विवाद नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनकी बहुत लंबी योगदान है राजनीति में। तो अगर वो आते हैं तो मोदी जी के सामने तो हर रूप में भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का राजनीतिक संसदीय अनुभव है कितना 10 साल का, और खरगे साहब को 50 साल हो गए। तो उस पैमाने पर अगर आप खड़ा करेंगे खरगे को, तो खरगे बहुत भारी पड़ सकते हैं। लेकिन वो शर्त वही है कि क्या पूरा विपक्ष खरगे साहब को अपना प्रतिनिधि मान के उनको जनता के बीच तक उनके चेहरे को ले जा पाएगा, ये एक प्रश्न है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बड़ा सवाल है और आपने कहा कि विपक्षी दल क्या है, उस पे समर्थन दे पाएँगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है। क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने पूरी विपक्षी गठबंधन का जो स्वरूप उसको आकार देने में सारी कोशिशें इसलिए की, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या आप आपस में कुछ कंट्रोडिक्शन देखते हैं विपक्षी दलों के बीच में या सहमति बन सकती है किसी एक नाम पर? देखिए, नीतीश बाबू इस देश की राजनीति में बहुत लंबे अवसर तक से सक्रिय हैं, और प्रदेश की राजनीति में भी और देश की केंद्र की राजनीति में भी उनकी भूमिका से सब लोग परिचित हैं। वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और उनको लोगों को कनेक्ट करने में, एक दूसरे से जोड़ने में भी माहिर माना जाता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम किया, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी काम किया, उन्होंने आरजेडी के साथ अभी काम कर रहे हैं। तो अगर उनके नाम पर सहमति बन जाए तो किसी को हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि नीतीश बाबू इस मामले में अपनी तरफ से कोई क्या कहें, ये हुलफुलाएंगे नहीं, उत्साह का प्रदर्शन नहीं करेंगे, और बड़े धीमे से पिछले रास्ते से उनके नाम पर सहमति बन जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है कि कांग्रेस इस समय सबसे बड़ा विपक्षी दल है। कांग्रेस के पास इस समय अकेले 52 सीटें लोकसभा में होती हैं। बाकी दलों के पास 12 हैं, 15 हैं, 18 हैं, 2 हैं, 1 हैं। तो अंततोगत्वा जो नैतिकता कहती है कि वो विपक्ष का के गठबंधन का जो भी चुनाव के बाद नतीजा है, तो ये मौका कांग्रेस के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस नीतीश बाबू पर सहमत हो जाए तो सोने में सुहागा है, इसमें बुराई क्या है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार को आप देखते हैं कौन-सा चेहरा ज़्यादा मुफ़ीद होगा, मतलब ज़्यादा बेहतर होगा विपक्षी दलों की राजनीति के हिसाब से? प्रशांत जी, आप मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों ही चेहरे बहुत अनुभवी हैं, और हिंदी पट्टी में जितनी लोकप्रियता नीतीश कुमार की है, उतनी ही दक्षिण के क्षेत्र में खड़गे जी की भी लोकप्रियता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खड़गे जी दक्षिण के होते हुए भी हिंदी, अंग्रेजी और अपनी क्षेत्रीय भाषा में पारंगत हैं, और ये प्लस पॉइंट शायद नीतीश कुमार के साथ नहीं है। नीतीश कुमार का तो सौभाग्य है, आप देखिए वो बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और उनकी जाति के विधायक उस सरकार में मुश्किल से 4 या 5 है। तो ये तो किस्मत की बात है।
और राजनीति में किस्मत भी बड़ी चीज़ होती है, जैसे मोदी जी की जी। किस्मत है। आप देखिए कि वो तमाम अंतर विरोधों के बावजूद, पार्टी में असंतोष के बावजूद नेता हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए भी खम ठोक रहे हैं कि वो फिर से नेता बनेंगे देश के। बिल्कुल ठीक कहा आपने और बड़े विस्तार से आपने सभी जो राजनीति का जो वर्तमान का जो कालखंड चल रहा है, इसमें जिस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, सभी प्रश्नों पे आपने बड़े विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज जनता चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे समाज जनता की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।